नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार माया ऐप पर। जी हाँ, हम बात करेंगे आज बॉलीवुड फ्लैशबैक के तहत एक ऐसे अभिनेता के बारे में जो कि सुपरस्टार थे, सुपरस्टार हैं और शायद जिंदगी भर रहेंगे। तो बात करेंगे हम आज राजेश खन्ना के बारे में। इनके ज़िंदगी से जुड़े अनकहे अनसुने किस्से के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। इनका नाम राजेश खन्ना ही नहीं, इनका नाम जतीन खन्ना भी था और लोग इन्हें प्यार से काका भी बुलाते थे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं इनके ज़िंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को एक खूबसूरत से शहर अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला हीरानंद था और इनकी माता का नाम चंद्रानी खन्ना था। इनके पिता एक एमसी हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। लेकिन यह बात जानकर के आपको बहुत हैरानी होगी कि राजेश खन्ना कभी भी अपने माता पिता के साथ नहीं रहे। उन्हें बचपन में ही उनके एक नज़दीकी रिश्तेदारों ने गोद ले लिया था, जिनका नाम था चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना। वे उनके साथ में ही रहते थे। इनके नए माता पिता एज अ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर काम किया करते थे। ये लोग 1935 में ही लाहौर से मुंबई आ गए थे और यहीं रहना शुरू कर दिए थे। राजेश खन्ना साहब भी सरस्वती निवास में रहते थे, जो कि मुंबई के एक गिर गांव इलाके के ठाकुर द्वार में है। खन्ना साहब संत सेबेस्टियन गॉन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की। वहीं पे ये रवि कपूर से मिले, वही रवि कपूर जिसे लोग बाद में जितेंद्र के नाम से जानने लगे। वे अपने कॉलेज के दिनों से ही नाटक में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और नाटक करना भी शुरू कर दिया था। कई मरतबा तो इन्हें इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन में अवार्ड से भी नवाजा गया। ये कई अवार्ड्स जीत चुके थे अपने कॉलेज के दिनों में ही अपने अभिनय को दिखा करके। ऐसे ही एक दिन एक नाटक कंपटीशन के दौरान एक जज ने राजेश खन्ना साहब से कहा कि यार, तुम्हारे नाटक में एक जादू है, तुम कमाल का अभिनय करते हो, मतलब एकदम रियलिस्टिक, मज़ा आ जाता है देख करके। उन्होंने कहा कि तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते, अवश्य तुम उसमें अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो। फिर क्या था, फिर राजेश खन्ना साहब ने अपने कॉलेज के दिनों में ही ये डिसाइड कर लिया कि वो फिल्मों में काम करेंगे ही और उसके तरफ अपना रुख कर लिया और मेहनत करने में जुट गए। वैसे इन्होंने नवरोजी वाडिया कॉलेज से अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट किया था और पहले ही 2 साल ये केसी कॉलेज में आ गए थे और तभी इनके अंकल ने इनका नाम जतीन से राजेश कर दिया था और तब से इन्हें लोग राजेश खन्ना के नाम से जानने लगे। एक बात और भी है कि उन दिनों राजेश खन्ना साहब टैलेंट हंट के हिस्सा भी थे। उस ज़माने में यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स एक टैलेंट हंट किया करते थे, जिसमें राजेश खन्ना साहब अव्वल आए और फिर उन्हें जेपी सिप्पी, बीआर चोपड़ा, मोहन सैगल, शक्ति सामंता, नासिर हुसैन जैसे कमाल के प्रोड्यूसर के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला और विजय होने के बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया। अब बात करेंगे राजेश खन्ना साहब की पहले फिल्म के बारे में, तो वो थी आखिरी खत, जो कि रिलीज हुई थी 1966 में। यह फिल्म को डायरेक्ट किया था चेतन आनंद साहब ने। इनकी फिल्म आखिरी खत ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में भारत की तरफ से पहली एंट्री थी। ये बात भी जानने वाली है कि उन दिनों जब राजेश खन्ना साहब ने एक कॉन्टेस्ट जीता था एज अ हीरो, तो फिर इन्हें मनोज साहब की फिल्म उपकार में एक छोटे से किरदार में नज़र आने का मौका नहीं मिल पाया और फिर बाद में वो किरदार प्रेम चोपड़ा साहब ने किया। एक समय था जब राजेश खन्ना साहब की फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। तभी एक कमाल के फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंता साहब ने इन्हें एक फिल्म ऑफर किया, जिसकी कहानी सुनने के बाद ही तुरंत राजेश खन्ना साहब ने मना कर दिया और कहा कि इस फिल्म में लीड रोल तो एक वुमेन का है, मैं क्या करूँगा। तो फिर शक्ति सामंता साहब ने इन्हें बहुत समझाया और कहा कि जो मेल कैरेक्टर है वो काफ़ी स्ट्रांग है और आप करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे, और भी कहानी की बहुत सी बारीकियां बताई। तो आखिरकार राजेश खन्ना साहब मान गए और उन्होंने एक ऐसा कमाल का अभिनय किया इस फिल्म में कि वो बन गए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। और इस फिल्म का नाम था आराधना, जो कि 1969 में रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना साहब की जोड़ी शर्मिला टैगोर के साथ खूब सराही गई। बाद में फिर आशा पारिक और फिर मुमताज के साथ भी इनका नाम खूब लिया गया। फिर इनका नाम तनुजा के साथ जुड़ा और वो भी काफ़ी सराही गई। ये जोड़ी भी लोगों को काफ़ी पसंद आई, खास करके फिल्म मेरे जीवन साथी में। बात करें राजेश खन्ना साहब के लव लाइफ के बारे में, तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो इनके प्यार मॉडल व एक्ट्रेस अंजुम महेंद्रो का आता है और फिर सबको पता है कि इसके बाद जो नाम आता है वो है देवानी चौबल का और फिर
इनका दिल आ गया था एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया का। जी हाँ, उन्होंने ये तय भी कर लिया था कि इनसे शादी करनी है और बहुत ही जल्दबाजी में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी की। और ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि वो अंजू महेंद्रू से बहुत प्यार करते थे और उन्हीं से शादी करना चाहते थे। लेकिन जब डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादी हो रही थी तो वो अंजू महेंद्रू के घर के रास्ते से ही होकर के शादी के लिए गए थे। लेकिन शादी के बाद भी वो कुछ खास बदले नहीं, वो जो पहले जैसे थे वैसे ही अब भी रहे। शादी के बाद भी उन्हें शादी के बाद भी कई एक्ट्रेस के साथ घूमते हुए देखा गया। उनका इश्क काफ़ी जगह चल रहा था, काफ़ी एक्ट्रेस के साथ वो प्यार संबंध में थे। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम जो आता है वो है टीना मुनीम का। उन्हें कई लोगों ने उनके साथ घूमते हुए देखा और शायद वो उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। और यही वजह है कि शायद डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच थोड़ी अनबन सी रहने लगी, दोनों में थोड़ा तकरार रहने लगा। धीरे धीरे डिम्पल कपाड़िया समझ गई कि इनके साथ शायद नहीं रहा जा सकता है, तो उन्होंने उनसे अलग होने का फ़ैसला लिया। और जैसे ही डिम्पल कपाड़िया खन्ना साहब से अलग हुई वैसे ही टीना मुनीम के साथ खन्ना साहब की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन आखिरकार टीना मुनीम भी कहीं ना कहीं ये समझती थी कि राजेश खन्ना साहब उनसे शादी नहीं करेंगे, जिस कारण से टीना मुनीम ने भी आखिरकार उन्हें छोड़ दिया और वो छोड़कर उनसे अलग हो गई। टीना के बाद राजेश खन्ना साहब की ज़िंदगी में अनीता आडवाणी की एंट्री हुई और अनीता आडवाणी और खन्ना साहब आखिरी लम्हे तक साथ रहे। कहा जाता है ये भी है कि खन्ना साहब के मौत के बाद अनीता आडवाणी ने खन्ना साहब के बंगले पर अपना दावा भी ठोक दिया था। और इन लव अफेयर्स के अलावा खन्ना साहब की केमिस्ट्री फिल्मों में शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के साथ भी बहुत ही कमाल का था। और ऐसे ही नहीं, उन्हें रोमांस के लिए भी बहुत ही लोग जानते थे। साथ ही साथ राजेश खन्ना साहब और हेमा मालिनी की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। उनके राजेश खन्ना साहब के मुमताज़ के साथ कई सुपरहिट फिल्में भी आई थी, जैसे कि दो रास्ते, रोटी, आपकी कसम, ऐसी कई फिल्में उन्होंने साथ में की थी। और फिर जब मुमताज़ की शादी हुई तो राजेश खन्ना साहब बहुत दुखी हुए थे। उस ज़माने में राजेश खन्ना साहब का करियर और लाइफ फिल्मी ग्राफ इस ऊंचाई पे था जो कि शायद आज भी किसी दूसरे कलाकार के पास ना हो, वो लाइफ, वो फिल्मी ग्राफ, वो करियर। लेकिन उनके तमाम खुद के गलतियों की वजह से उनका जो करियर ग्राफ था वो धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया और वो धीरे धीरे बदहाली का शिकार भी हो गए थे। खन्ना साहब बेशक आज हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके तमाम विवादों को एक तरफ रख उनकी फिल्मी उपलब्धियों की बात करें तो आज भी उन्हें मोस्ट लवेबल सुपरस्टार कहना कुछ गलत नहीं होगा। उनके एक्टिंग में, उनके अभिनय में एक ऐसा जादू था जो लोगों को आकर्षित कर लिया करती थी। और उन्होंने अपने ज़माने में सुपरहिट फिल्मों का अंबार लगा दिया था। उन्होंने दुनिया को बताया था कि सुपरस्टार का आखिर असली मतलब क्या होता है। ऐसे ही नहीं, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार हुए थे। खन्ना साहब ने अपने फैंस की दीवानगी इस कदर देखी जो शायद ही किसी और सुपरस्टार ने देखी होगी। उनके फैंस ऐसे थे कि उनकी गाड़ी कहीं रहती तो उस सफ़ेद गाड़ी को किस कर करके उसे रेड कर दिया करते थे अपने लिपस्टिक के दाग से। उनकी गाड़ी कहीं से गुजरती और लोगों को पता चल जाता तो लड़कियां उस धूल को उठा करके अपने मांग भर लिया करती थी। यहाँ तक कि लड़कियां उनके फ़ोटो से ही शादी कर लिया करती थी और अपने आप को राजेश खन्ना की पत्नी बताती थी। और कई लड़कियां तो अपने खून से उनके लिए लव लेटर भी लिखा करती थी। इस कदर की दीवानगी पता नहीं अब किसी सुपरस्टार को देखने को मिले या ना मिले। लेकिन उन्होंने एक साथ 15 से 16 सुपरहिट फिल्में इंडस्ट्री को दी थी और उनका अब कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उस ज़माने में बहुत कम सुपरस्टार थे या फिर थे ही नहीं उनके अलावा कोई, ऐसा कह सकते हैं। तो उन सुपरस्टार की दीवानगी अब शायद कोई देख पाए। अब बात करते हैं फिल्म आनंद की। तो ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा डायरेक्ट किया गया ये फिल्म आनंद में खन्ना साहब ने ऐसा अभिनय किया कि ऑडियंस इनके कायल हो गई। ऑडियंस हंसने और रोने दोनों के लिए मजबूर हो गई। इस फिल्म में
खन्ना साहब ने जो किरदार किया था वो था आनंद का, और इस आनंद नाम के किरदार को एक ऐसी बीमारी रहती है जो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु होनी थी, लेकिन उन्होंने अपने गम को ऐसे छुपाया और लोगों से हंसते खेलते हुए बातें करी और लोगों को हंसाया, खूब हंसाया। और इस फिल्म में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसे सुनते ही आप शायद रिलेट कर जाए या फिर आपको याद आ जाए, जो अक्सर एक दूसरे को लोग सुनाया करते थे। वो डायलॉग कुछ ऐसा है कि बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और एक फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे, और अमिताभ बच्चन की ये पहली सुपरहिट फिल्म थी। इसमें उन्होंने इतना कमाल का अभिनय किया कि ऋषिकेश मुखर्जी ने इन्हें 2 फिल्मों के लिए कास्ट किया था, एक तो आनंद और दूसरा गुड्डी के लिए। लेकिन राजेश खन्ना साहब के साथ मिल करके अमिताभ बच्चन ने इस अव्वल दर्जे का अभिनय किया उस फिल्म में कि लोगों को खूब पसंद आया और ये फिल्म सुपरहिट रही। और यही वजह है कि आखिरकार ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें गुड्डी फिल्म से निकाल दिया। वो ऋषिकेश मुखर्जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अमिताभ बच्चन एक तरफ आनंद में इतना अच्छा अभिनय कर रहे हैं और दूसरी तरफ गुड्डी में एक छोटा सा किरदार करें, जिस कारण से आखिरकार गुड्डी से अमिताभ बच्चन को ऋषिकेश मुखर्जी ने निकाल दिया। और फिर फिल्म नमक हराम को कैसे भूल सकते हैं। इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन ने अपने दमदार अभिनय के साथ सपोर्ट किया था राजेश खन्ना साहब को। इन दोनों ने मिल करके फिल्म में ऐसा अभिनय किया, ऐसा जान डाला कि ये फिल्म भी सुपर हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर इन्होंने काफ़ी पैसे बनाए। और फिर राजेश खन्ना साहब है ही इतने कमाल के, इनका हुनर ऐसा था, ये एक ऐसे सुपरस्टार बन गए थे कि बड़े से बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी इनके साथ काम करना चाहते थे, चाहे वो एस.जी. बर्मन हो या फिर आर.डी. बर्मन। फैंस तो यहाँ तक कि ये भी कहने लगे थे कि अब बस यहाँ 2 ही नाम चलता है, ऊपर आका का और नीचे काका का। काका यानी कि राजेश खन्ना साहब का। और एक दिलचस्प बात ये भी बता देते हैं आपको कि एक बार हुआ कुछ यूँ था कि राजेश खन्ना साहब को थिएटर छोड़ करके भागना पड़ा था। अब बात ऐसी है कि एक बार राजेश खन्ना साहब कहीं जा रहे थे और उसी दिन शायद उनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो वो रास्ते में जब जा रहे थे तो एक थिएटर पड़ा और उस थिएटर में अपना पोस्टर देखा उन्होंने, और पोस्टर देखते उन्होंने सोचा कि क्यों ना थिएटर के अंदर जाकर के देखूं कि उनका फिल्म किस तरह से है और लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखने के लिए वो अंदर की तरफ गए। वो जैसे ही अंदर गए तो फैंस उन्हें तुरंत ही पहचान लिए और उन्हें तो भीड़ तुरंत जमा हो गई और वो परेशान होकर के वहां से दौड़ के भागे और अपने कार में जाकर के बैठ गए और अपने ड्राइवर से कहा कि जल्दी गाड़ी भगाओ यहाँ से, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, भीड़ जम जाएगी यहाँ पे। और इस तरह से उन्हें थिएटर छोड़ करके भागना पड़ा था। अब बात करते हैं राजेश खन्ना साहब के ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में जिसे सुनकर मन उदास हो जाता है। ये बताते हैं महमूद साहब के जीवन के लेखक हनीफ जावेरी साहब कि महमूद साहब खन्ना साहब को बहुत कठोर मानते थे। उनका मानना था कि खन्ना साहब को जल्दी किसी से सहानुभूति नहीं होती थी। उन दिनों महमूद साहब अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म बना रहे थे और जिसका नाम था जनता दरबार, जिसके लिए उन्होंने राजेश खन्ना साहब को कास्ट किया था। यह बात बहुत फैली हुई थी कि राजेश खन्ना साहब सेट पे बहुत लेट पहुंचते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए महमूद साहब ने ये पूरी शूटिंग अपने फार्म हाउस पे रखी और फिर राजेश खन्ना साहब को फार्म हाउस पे ही ठहराया ताकि वो सेट पे लेट ना पहुँचे और टाइम से पहुँचे। इसके बाद हुआ कुछ यूँ था कि शूटिंग अच्छी खासी चल रही थी और एक दिन अचानक महमूद साहब के बेटे जो थे वो वहाँ पे आए और उन्होंने खन्ना साहब को हाय बोला। इस बात से खन्ना साहब नाराज़ हो गए। उन्होंने सोचा कि इसने मुझे डायरेक्ट हाय क्यों बोला, पैर क्यों नहीं छुआ और इसने मेरे नाम के आगे जी क्यों नहीं लगाया। इस बात से वो नाराज़ हो गए और इस बात के लिए उन्होंने महमूद साहब को परेशान करना शुरू कर दिया। और फिर हुआ कुछ यूँ कि उन्हें सेट पे 10 बार बुलाया जाता तब जाकर के वो सेट पे पहुंचते और इस तरह से बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा। और आखिरकार एक दिन महमूद साहब परेशान हो गए और दोनों के बीच बहस छिड़ गई और बहस करते करते अचानक से महमूद साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजेश खन्ना साहब के गाल पे एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर लोगों ने समझाया, बैठ के बहुत सारी बातें हुई और जैसे तैसे फिर फिल्म को कंप्लीट किया गया।
ये हनीफ जावेरी साहब ने बताया कि महमूद साहब ने उन्हें बताया था उनके जीवन के बारे में लिखने के दौरान, ये बात उन्हें बताई गई थी। और फिर महमूद साहब ने यह भी कहा कि इस फिल्म को कंप्लीट करके मैं जैसे ही एक फ़िल्म कंप्लीट होगी उसके बाद मैं कभी खन्ना साहब के साथ दोबारा काम नहीं करूँगा। और इस रवैये की वजह से खन्ना साहब को भी शायद काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी और इस तरह से खन्ना साहब का जो फिल्मी ग्राफ था वो थोड़ा नीचे आने लगा। राजेश खन्ना साहब अभिनेता तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्हें रिश्ते अच्छे से निभाना नहीं आता था। वहीं जितेंद्र साहब अभिनेता चाहे जैसे भी हो, उन्हें रिश्ते बहुत अच्छे से निभाना आता था। एक बार जितेंद्र साहब जावेरी को ये बता रहे थे कि जावेरी साहब, मुझे कैमरे के सामने रोना नहीं आता, मैं अक्सर रोने के सीन में हाथ से अपना चेहरा ढक लेता हूँ। और वहीं पे जो खन्ना साहब थे, उन्हें रोना, रुलाना, हंसना, हंसाना, रोमांस करना, अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लेना बहुत ही अच्छे से आता था। लेकिन वहीं ऑफ स्क्रीन उन्हें ये जज्बात बयां करना बिल्कुल भी नहीं आता था। यही कारण था कि उन्हें अपने नज़दीकी रिश्तों में काफ़ी तकरार झेलनी पड़ी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कम्युनिकेट ना कर पाने के इसी कमी की वजह से राजेश खन्ना साहब के निजी ज़िंदगी में काफ़ी नुकसान पहुंचाया, ख़ास तौर पर डिम्पल कपाड़िया की ज़िंदगी में। अब मीडिया और उनके साथ साथ डिम्पल कपाड़िया के पेरेंट्स भी उनके विरोध में बोलने लगे थे। डिम्पल कपाड़िया के पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि शायद खन्ना साहब मान जाएंगे और डिम्पल कपाड़िया का फिर से फिल्म में वापसी होगी, लेकिन आखिरकार खन्ना साहब नहीं माने। और फिर इन सब को देखते हुए चुन्नी भाई, जो कि डिम्पल कपाड़िया के पिता थे, वो अब मीडिया के सामने खुलकर बयान देने लगे उनके बीच के अनबन के बारे में। वो जो डिम्पल कपाड़िया के साथ जो भी चीज़ें करते थे, जैसे रवैया करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में वो मीडिया को बताना शुरू कर दिए। अब तो चुन्नी भाई के तरफ से मीडिया वालों को अक्सर काका की ज़िंदगी से जुड़े चटपटी गॉसिप मिल जाया करते थे। अब डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना साहब के बीच में भी अनबन रहने लगी थी। कई बार तो डिम्पल कपाड़िया नाराज़ होकर के अपने बच्चों के साथ अपने घर चली जाती और वहाँ से राजेश खन्ना साहब को डाइवोर्स की धमकियाँ दिया करती थी। लेकिन राजेश खन्ना साहब इन सब चीज़ों को एक इमोशनल ब्लैकमेल मानते थे और फिर कई बार इनमें बात होती और अक्सर झगड़ा सुलझ जाता और फिर डिम्पल कपाड़िया अपने बच्चों के साथ आशीर्वाद वापस लौट आती थी। एक बार एक रिपोर्टर ने खन्ना साहब से पूछा कि आपको अपने ही शादी को मजाक बनते हुए देख कैसा लगता है, तो खन्ना साहब ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में जवाब दिया कि जब हर कोई आप पे पत्थर मार रहा हो तो सच बोलने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन अंत में इसका कोई हल नहीं निकलता। आपका दर्द बस एक मजाक का स्रोत बन के रह जाता है। इसलिए मैं कुछ बोलने के बजाय सजा भुगतना ज़्यादा पसंद करूँगा। वो धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर, अकेले और हारे हुए से महसूस करने लगे थे। उनके अंदर इन सब के चल रहे आग को वो हर शाम शराब पी करके और भड़काने लगे थे। लेकिन शराब पीने के बाद भी वो इन सब चीज़ों को भूल नहीं पा रहे थे। उनकी तकलीफ़ें कम नहीं हो रही थी, उन्हें हर चीज़ याद रहता। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके वजूद को हिला करके रख दिया। कुछ सालों के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में उस रात का जिक्र किया था। रात के 3 बज रहे थे, मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, मुझसे सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे नाकामी से मेरा सामना पहली बार हुआ था। एक के बाद एक मेरी 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी। उस दिन खूब अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी। मैं टेरेस पे अकेला खड़ा था। अचानक से मैं अपना होश खो बैठा और मेरी चीख निकल गई, परवरदिगार, हम गरीबों का इस तरह से इम्तिहान ना ले कि हमें तुम्हारे वजूद से भी इनकार करना पड़े। ऐसे डायलॉग तो राजेश खन्ना साहब ने फिल्मों में कई बार बोले थे, लेकिन वो फिल्म थी और ये असल ज़िंदगी। ये चीख सुनकर
डिम्पल कपाड़िया और परिवार के बाकी लोग भी ऊपर टेरेस पे आ गए और उन्हें संभाला। उस रात वो खूब फूट फूट कर रोए थे। वो बताते हैं कि फिर वो रात वो कभी भूल नहीं पाए। करोड़ों लोगों को अपने फिल्मों के माध्यम से एक खूबसूरत सपना दिखाने वाले सुपरस्टार का सामना एक ज़िंदगी की हकीकत से हो गई थी। एक ऐसे हकीकत से जिसका सामना ना तो वो करना जानते थे और ना ही वो सीखना चाहते थे। बाद में उन्होंने खुद कबूल किया एक इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने एक अपने बुरे दौर के समय खुदकुशी तक करने की कोशिश की थी। वो समंदर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे कि आखिरी मिनट में उन्हें ख्याल आया कि वो नाकाम होकर के नहीं मरेंगे। उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं नाकाम होकर नहीं मरूंगा। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें कहे कि राजेश खन्ना कायर था। जब खन्ना साहब की शादी डिम्पल कपाड़िया से हुई तो फिल्म बॉबी का निर्माण नहीं हुआ था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल कर के डिम्पल कपाड़िया इतनी बड़ी सुपरस्टार बनेगी। उन दोनों को शादी से 2 बच्चे भी हुए थे, एक ट्विंकल खन्ना और दूसरी रिंकी खन्ना। और फिर बाद में ट्विंकल खन्ना से शादी किया सुपरस्टार अक्षय कुमार ने और उनके दामाद बने थे। एक फिल्म ऐसी भी आने वाली थी जिसमें राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एज अ हीरो हीरोइन नजर आने वाले थे। उस फिल्म का नाम था जय शिव शंकर। कुछ दिनों तक इस फिल्म की शूटिंग भी चालू रही, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये फिल्म डिब्बे में चली गई और ये इन दोनों का साथ में काम करना अधूरा रह गया। चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन राजेश खन्ना साहब एक कमाल के अभिनेता थे जिनके अभिनय की गूंज आज भी सुनाई पड़ती है। ऐसे ही नहीं, राजेश खन्ना के फैंस उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। ये कमाल की अदाकारी मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा कभी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इनके द्वारा की गई फिल्मों के फहरिस्तों के बारे में। तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है आखिरी खत का, जो कि 1966 में रिलीज़ हुई, लेकिन दुख की बात है कि ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर इनकी दूसरी फिल्म 1967 में आई जिसका नाम था राज, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। 1967 में एक और फिल्म आई जिसका नाम है औरत, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। इसके बाद इनका चौथा फिल्म 1967 में फिर से आया जिसका नाम था बहारों के सपने, लेकिन दुख की बात यह है कि ये भी फ्लॉप रही। लेकिन 4 फिल्में फ्लॉप होने के बाद इन्होंने अपना ऐसे फिल्में करना शुरू कर दिया जो कि हिट पे हिट देती रही। जैसे कि इनका चौथे फिल्म के बाद इनका जो 5वां फिल्म आया था जिसका नाम था बंधन, वो सुपर हिट रही और उसके बाद इन्होंने अपने सुपर हिट फिल्मों की फहरिस्तें झड़ाझड़ लगा दी। बंधन के बाद इनकी अगली फिल्म जो आई वो 1969 में आराधना थी, ये भी सुपर हिट रही। फिर इनकी 1969 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था इत्तेफाक, ये भी हिट रही। फिर 2 रास्ते आई 1969 में, ये भी हिट रही। फिर डोली 1969 में, ये भी हिट रही। फिर 1970 में आई द ट्रेन, ये भी हिट रही। फिर सच्चा झूठा 1970 में आई, ये भी हिट रही। फिर उसके बाद आन मिला सजना, ये भी 1970 में आई और हिट रही। फिर सफ़र 1970 में हिट रही। फिर खामोशी 1970 में। फिर कटी पतंग 1971 में। फिर महबूब की मेहंदी 1971 में और फिर आई आनंद, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना साहब ने दोनों ने मिलकर कमाल ही कर दिया था, जो कि 1971 में आई और ये फिल्म सुपर हिट रही। फिर उसके बाद आई फिल्म अंदाज जो कि 1971 में आई थी और सुपर हिट रही। राजेश खन्ना साहब ने बॉक्स ऑफिस का उतार चढ़ाव तो बहुत देखा, लेकिन इन्होंने अपने आप को राजनीति में भी पीछे नहीं रखा। ये एक बार राजनीति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुनकर आए थे। इनके कमाल और दमदार अभिनय की वजह से इन्हें 3 बार बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया और इन्हें फिर बाद में मिला फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारतीय डाक ने 3 मई 2013 को इनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया और गिरगांव इलाके में एक चौक का नाम इनके नाम से रखा गया, जो कि सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा था। तो बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। तो कुछ ऐसा है कि दीवार फिल्म में पहले इन्हें ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने मना कर दिया। और सलीम जावेद जो राइटर हैं, उन्हें पहले इन्होंने ही मौका दिया था अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी के जरिए। और फिर जैसे जैसे इनकी उम्र ढलती गई, धीरे धीरे इनकी तबीयत ख़राब होने लगी और फिर
18 जुलाई 2012 को अपने ही बंगलो आशीर्वाद में इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तो चलिए मिलते हैं अगली बार बॉलीवुड फ्लैशबैक के तहत। अगली बार हम एक नए कलाकार के बारे में जानेंगे, उनके रूपरेखा के बारे में जानेंगे और बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करूँगा मैं। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें, जानकारियाँ बांटें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो हमारा माया ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, उसे डाउनलोड करें और कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स आप वहाँ से ले सकते हैं। मिलते हैं अगली बार अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।